हेलो फ्रेंड्स, मैं सुहेल अख्तर आप सबका स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल एम स्टडी सेंटर पे। दोस्तों, आज हम लोग हिस्ट्री में जो आधुनिक भारत के इतिहास पढ़ रहे हैं, इसमें जो यूरोपीय कंपनियों के आगमन के टॉपिक को जो हम लोगों ने शुरू किया है, उसका यह अंतिम वीडियो है। तो इससे पहले जो 3 वीडियो डाला गया है, जो भी दोस्त उस वीडियो को नहीं देखे हैं उसका लिंक दे दिया गया है, उसको पहले आप लोग देख ले, उसके बाद ही यह वीडियो देखेंगे तो अच्छे ढंग से समझ में आएगा। और यकीन मानिए कि अगर आप चारों वीडियो को अच्छे ढंग से देख लेते हैं तो इस टॉपिक से आपको कोई भी क्वेश्चन किसी भी एग्जाम में छूटने वाला नहीं है, क्योंकि इसको काफी विस्तार से समझाया गया है। एक एक छोटे से छोटे और बड़े से इम्पोर्टेंट टॉपिक को इसमें बहुत अच्छे ढंग से समझाने का प्रयास किया गया है। तो आइए हम लोग इस वीडियो को भी अच्छे से देखते हैं और इसको हम लोग पूरा कंप्लीट करते हैं। अभी तक हम लोगों ने देखा था कि यूरोपीय कंपनियों का आगमन, यानी जो भारत में यूरोपीय कंपनियां आती हैं, इनमें प्रथम आने वाले पुर्तगाली थे और यह 1498 में आ चुके थे। उसके बाद भारत आने वाला जो दूसरा यूरोपीय कंपनी थे वो डच थे, जो हॉलैंड या नीदरलैंड के व्यापारी थे। और तीसरा, जो पिछले वीडियो में हम लोगों ने देखा था कि तीसरे नंबर पे ब्रिटिश आए थे, जो 1608 ईस्वी में भारत में आए थे। भारत आने वाला चौथा यूरोपीय जो कंपनी था वो डेनिश था या डेन था। वस्तुतः यह डेनमार्क की कंपनी थी और डेनमार्क की कंपनी को डेनिश या डेन कंपनी कहा जाता है। तो कई बार तो यही क्वेश्चन पूछ देता है कि भारत में आने वाले जो चौथे नंबर की यूरोपीय देश था वो कौन था, तो डेनमार्क था। और वहां के व्यापारियों को या कंपनी को क्या कहा जाता था, तो डेन कंपनी या फिर डेनिश कंपनी कहा जाता था। तो अगर आज के बाद आपसे पूछा जाए कि डेन या डेनिश कंपनी कहाँ की कंपनी थी, तो डेनमार्क की कंपनी थी। यह भारत में 1616 ईस्वी में आए थे। 1616 ईस्वी में ही डेन ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना की गई और 1616 ईस्वी में ही जो डेनिश थे या डेन थे वो भारत में पहुंचते हैं। और इनके द्वारा जो प्रथम कोठी स्थापित की जाती है वो 1620 ईस्वी में की जाती है। तो यह भी क्वेश्चन आपको पूछा गया है कि भारत में डेनों द्वारा प्रथम कोठी कब स्थापित की गई, 1620 ईस्वी में की गई थी। और कहाँ पे, त्रावणकोर, जो वर्तमान में तमिलनाडु में पड़ता है। तो भारत में प्रथम डेन फैक्ट्री 1620 ईस्वी में त्रावणकोर तमिलनाडु में स्थापित है, वहां पे स्थापित की गई थी। इसके बाद जो डेन थे उन लोगों ने मसूलीपट्टनम, कासिम बाजार और श्रीरामपुर, कासिम बाजार और श्रीरामपुर दोनों बंगाल में स्थित है, यहाँ भी डेनों ने अपनी फैक्ट्रियां स्थापित की। परंतु जितने भी यूरोपीय कंपनियां भारत में आई उनमें सबसे सीमित व्यापार का जो क्षेत्र था वो इन डेन का था। यानी इनका जो व्यापार था वो भारत में काफी सीमित था। अन्य जगहों पर इन लोगों ने काफी ज्यादा फैक्ट्रियां स्थापित कर रखी थी, लेकिन भारत में जो अन्य यूरोपीय कंपनियां थी उनकी अपेक्षा इनका व्यापार काफी सीमित था और काफी छोटे जगह पर इन्होंने व्यापार शुरू किया था। इसीलिए यहाँ पे लिखा भी गया है कि भारत में इनका व्यापार अन्य कंपनियों की अपेक्षा काफी सीमित था। डेन कंपनी की एक महत्वपूर्ण उपलब्धि यह है कि डेन कंपनी ने भारत में ईसाई मिशनरी शिक्षा के क्षेत्र में बहुत महत्वपूर्ण कार्य किया। और श्रीरामपुर जो डेनों का सबसे महत्वपूर्ण केंद्र था, इस श्रीरामपुर में इन्होंने कई मिशनरी या स्कूलें खोली जो पाश्चात्य शिक्षा पर आधारित थी। यानी भारत में पाश्चात्य शिक्षा शुरू करने में या फिर ईसाई मिशनरियों के विकास में अगर देखा जाए तो शुरुआती अहम भूमिका किनकी थी, तो इन डेन कंपनियों की थी। इन लोगों ने भारत में ईसाई मिशनरी शिक्षा के क्षेत्र में अत्यंत महत्वपूर्ण कार्य किया और श्रीरामपुर में इन्होंने कई मिशनरी स्कूल खोले जो पाश्चात्य शिक्षा पर आधारित थे। बाद में डेनों को ऐसा एहसास हो गया कि भारत में इनके लिए व्यापार ज्यादा लाभदायक नहीं है, क्योंकि यहाँ पे जो ब्रिटिश या अंग्रेज है वो काफी शक्तिशाली है। अंततः 1854 ईस्वी में जो डेन कंपनियां थी, डेन कंपनी ने अपनी सभी कोठियां या फैक्ट्रियां अंग्रेजों को बेच दिया और वह यहाँ से चले गए। तो 1616 में आए थे और लगभग 1654 ईस्वी में डेन यहाँ से चले गए। तो यहाँ से क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है कि डेन
कितने नंबर पे आने वाले यूरोपीय कंपनियां थी? तो चौथे नंबर पर आने वाली यूरोपीय कंपनियां थी। यह भारत में कब आए थे? तो 1616 में आए थे। इनके द्वारा प्रथम कोठी कब और कहां पे स्थापित की गई? तो इनके द्वारा प्रथम कोठी 1620 ईस्वी में त्रावणकोर में स्थापित की गई और अंततः 1654 ईस्वी में इन्होंने अपनी कोठियां बेच दी अंग्रेजों के हाथ और यह यहाँ से चले गए। ठीक है, अब आइए अगला देखते हैं अंतिम कंपनी जो फ्रांसीसी कंपनी थी। यह काफी इंपॉर्टेंट है, यहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। सबसे पहले तो आप लोग यही याद रखिएगा कि भारत में आने वाली जो यूरोपीय कंपनियां थी उनमें सबसे अंत में आने वाली जो यूरोपीय कंपनी थी वो फ्रांसीसी कंपनी थी। यहाँ भी लिखा भी है कि फ्रांसीसी भारत में सबसे अंत में प्रवेश किए थे। वस्तुतः जब अन्य यूरोपीय कंपनियां भारत से व्यापार कर रही थी तो उस समय जो फ्रांस का शासक था लुई 14वां और उसका जो वित्त मंत्री था कोलबर्ट, इन दोनों ने विचार किया कि फ्रांस की भी एक कंपनी स्थापित किया जाए जो भारत से जाकर व्यापार करेगा। क्योंकि भारत से उस समय व्यापार करना काफी ज्यादा लाभदायक होता था। तो लुई 14वें के शासनकाल में उसके वित्त मंत्री कोलबर्ट ने एक कंपनी स्थापित की जिसे फ्रांसीसी ईस्ट इंडिया कंपनी कहा जाता है और यही कंपनी भारत में आकर व्यापार करती है। आइए हम देखते हैं कि फ्रांसीसी ईस्ट इंडिया कंपनी का गठन फ्रांस के सम्राट लुई 14वें के काल में, यह याद रखिएगा, पूछ देता है कि जिस समय फ्रांसीसी ईस्ट इंडिया कंपनी स्थापित की गई उस समय फ्रांस का शासक कौन था? तो लुई 14वां था और उसके वित्त मंत्री कोलबर्ट के द्वारा। यह क्वेश्चन कई बार पूछा गया है कि फ्रांसीसी ईस्ट इंडिया कंपनी का गठन किसने किया था? कोलबर्ट ने किया था। लुई 14वें ने आदेश दिया था और कोलबर्ट ने किया था। 1664 ईस्वी में किया गया था। तो फ्रांसीसी ईस्ट इंडिया कंपनी का गठन कब किया गया? 1664 ईस्वी में किया गया। जो फ्रांसीसी ईस्ट इंडिया कंपनी थी इसका जो वास्तविक नाम था उसका वास्तविक नाम था कंपनी द इंडिया ओरिएंटाले। तो यह जरूर याद रख लीजिएगा क्योंकि यह भी कई बार क्वेश्चन आपको देखने को मिला है कि फ्रांसीसी ईस्ट इंडिया कंपनी का वास्तविक नाम क्या था? तो कंपनी द इंडियन ओरिएंटाले। इसके बाद हम लोग देखेंगे कि जो फ्रांसीसी कंपनी थी यह एक पूर्णतः सरकारी कंपनी थी। मैंने कल ही आप लोगों को जब ब्रिटिश कंपनी पढ़ा रहे थे तो मैंने बताया कि भारत में जो ईस्ट इंडिया कंपनी आती है जो अंग्रेजों द्वारा स्थापित की गई थी वो पूर्णतः एक निजी कंपनी थी जो बहुत सारे शेयर धारकों द्वारा मिलकर उसको स्थापित की गई थी। लेकिन जो फ्रांसीसी ईस्ट इंडिया कंपनी थी यह एक सरकारी कंपनी थी और ब्रिटिश और फ्रांसीसियों के बीच में जब मुकाबला होता है तब हम लोग देखेंगे जब कर्नाटक युद्ध का हम लोग अध्ययन करेंगे। कर्नाटक युद्ध जो अंग्रेजों और फ्रांसीसियों के बीच में हम भारत के कर्नाटक में लड़ा जाता है और इसमें अंततः अंग्रेज विजयी होते हैं। तो जो फ्रांसीसी हारते हैं तो फ्रांसीसियों के हारने की कारणों में एक यह भी कारण होता है कि जो फ्रांसीसी कंपनी थी वो एक सरकारी कंपनी थी और जिसके कारण इस कंपनी का जो क्रियान्वयन था वो सही ढंग से नहीं हो पाया। बहरहाल हम लोग यहाँ पे देखते हैं कि यह क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है कि निम्न में से कौन सी कंपनी एक सरकारी कंपनी थी? तो फ्रांसीसी कंपनी एक सरकारी कंपनी थी। फ्रांसीसी कंपनी एक पूर्णतः सरकारी कंपनी थी और इसका जो सर्वोच्च अधिकारी होता था उसको प्रारंभ में कमिश्नर कहा जाता था और बाद में उसे गवर्नर कहा जाने लगा। तो यह भी क्वेश्चन पूछा हुआ है कि फ्रांसीसी कंपनी का जो सर्वोच्च अधिकारी था उसको प्रारंभ में क्या कहा जाता था? कमिश्नर कहा जाता था। भारत में फ्रांसीसियों ने पहली कोठी सूरत में स्थापित की थी और कब? 1668 ईस्वी में। इस कंपनी का गठन तो 1664 ईस्वी में होता है और इस कंपनी द्वारा भारत में पहली जो कोठी स्थापित की जाती है वो सूरत में 1668 ईस्वी में 4 वर्ष के बाद की जाती है। दोनों डेट याद रखिएगा कि फ्रांसीसी ईस्ट इंडिया कंपनी या कंपनी द इंडियन ओरिएंटले का गठन कब होता है? 1664 में और यह कंपनी भारत में अपना पहला कोठी 1668 में सूरत में स्थापित करती है। इसके बाद इस कंपनी ने 1669 में मसूलीपट्टनम में अपनी दूसरी कोठी स्थापित की थी। तो यह भी क्वेश्चन पूछा जाता है कि फ्रांसीसियों ने मसूलीपट्टनम में अपनी दूसरी कोठी कब स्थापित की थी? 1669 में। और सबसे महत्वपूर्ण 1673 ईस्वी में फ्रांसीसियों ने पुदुचेरी, बाद में जिसे पांडिचेरी कहा जाने लगा, इस पुदुचेरी गांव को इन लोगों ने लीज पर लिया और यहीं पर पांडिचेरी का विकास किया। तो 1673 ईस्वी में
फ्रांसीसियों की जो फैक्ट्री वो पुदुचेरी, बाद में जिसे पांडिचेरी कहा जाता है, यहाँ पे स्थापित की जाती है। तो आपसे पूछा जाए कि पुदुचेरी या फिर पांडिचेरी में फ्रांसीसियों की जो कोठी कब स्थापित हुई थी, 1673 में। यह इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि बाद में हम लोग देखेंगे कि फ्रांसीसियों का जो सबसे महत्वपूर्ण केंद्र हो जाता है भारत में, वो यही पांडिचेरी होता है, जहाँ पे इनके द्वारा 1673 ईस्वी में कोठी स्थापित की जाती है। इसके बाद जो फ्रांसीसी थे वो यमन, माहे और कारिकल में भी फैक्ट्रियां स्थापित करते हैं। और यह जो यमन, माहे, कारिकल और जो पुदुचेरी होता है, इस पुदुचेरी पर फ्रांसीसियों का जो अधिकार होता है वो भारत के स्वतंत्र हो जाने के बाद भी इन चारों क्षेत्रों पर फ्रांसीसियों का अधिकार था। बाद में भारत सरकार ने 1854 ईस्वी में फ्रांस से एक समझौता किया और पुदुचेरी, यमन, माहे और कारिकल को भारतीय संघ में इसको मिला लिया गया। तो यह क्वेश्चन कई बार पूछा गया है कि पुदुचेरी, यमन, माहे और कारिकल पर किस देश का अधिकार था, तो फ्रांस का अधिकार था। और फ्रांस ने इसे 1954 ईस्वी में फिर भारत को इसे सौंप दिया था। इसके बाद देखिएगा तो यह जो भी जितनी भी कंपनियां हैं, यमन, माहे, कारिकल या पुदुचेरी, यह दक्षिण भारत में स्थित है। पूरब में फ्रांसीसियों द्वारा जो प्रथम फैक्ट्री स्थापित की जाती है वो शाइस्ता खान, जो बंगाल के नवाब थे, इनके आदेश पर फ्रांसीसियों ने बंगाल में प्रथम फैक्ट्री चंद्रनगर में 1690 और 92 के बीच में स्थापित किया था। और चंद्रनगर पूर्व में फ्रांसीसियों का एक महत्वपूर्ण केंद्र बन जाता है। जिस तरह फ्रांसीसियों के लिए यह जो दक्षिण भारत है, इस दक्षिण भारत में यहाँ पे पांडिचेरी सबसे महत्वपूर्ण केंद्र रहता है। पांडिचेरी सबसे महत्वपूर्ण केंद्र दक्षिण भारत में। उसी प्रकार यहाँ पे आप देखिएगा तो जो आपको चंद्रगिरी है, जो आपको बंगाल में पड़ता था, यह पूरा भारत में महत्वपूर्ण बन जाता है। तो यह भी आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है कि बंगाल में जो चंद्रगिरी था, इस पर किस यूरोपीय कंपनी का अधिकार था, तो फ्रांसीसियों का अधिकार था। और चंद्रगिरी में यह 1690-92 में अपनी फैक्ट्री स्थापित करते हैं। मैंने अभी बताया कि फ्रांसीसी कंपनी के जो सर्वोच्च अधिकारी होते थे वो प्रारंभ में कमिश्नर कहे जाते थे और बाद में इनको गवर्नर कहा जाने लगा। तो आइए हम लोग देखते हैं कि प्रथम फ्रांसीसी कमिश्नर कौन था। तो प्रथम फ्रांसीसी कमिश्नर फ्रांसिस कैरोन था। कौन था? फ्रांसिस कैरोन था। और उसी प्रकार प्रथम गवर्नर, क्योंकि पहले इन्हें कमिश्नर कहा जाता था, बाद में गवर्नर कहा गया, तो प्रथम गवर्नर मार्टिन प्रथम था। प्रथम कमिश्नर फ्रांसिस कैरोन था और प्रथम गवर्नर मार्टिन प्रथम था। लेकिन इन सभी में सबसे ज्यादा प्रसिद्ध, सर्वाधिक प्रसिद्ध जो गवर्नर था वो डुप्ले था। और जब हम लोग कर्नाटक युद्ध के बारे में अध्ययन किया जाएगा इसके बाद, तो उस समय हम लोग डुप्ले के बारे में पढ़ा जाएगा, जो काफी ज्यादा महत्वपूर्ण था। तो कई बार यह क्वेश्चन आपसे पूछा गया है कि डुप्ले किस देश का गवर्नर था, तो फ्रांस का गवर्नर था। तो इसको याद रखिएगा। अब हम लोग का जो यूरोपीय कंपनियों का आगमन है, इसका यह पूरा टॉपिक कंप्लीट होता है। आप इन चारों वीडियो को ध्यान से देखिए। चारों वीडियो देखने के बाद यहाँ से क्वेश्चन आपका लगभग नहीं छूटेगा, एक भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा। आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए और इसको 1-2 बार देखिए। धन्यवाद। बस।